नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर अब मुहर लग गई है। धर्म परिवर्तन पर शादी करना अपराध होगा। धर्म छिपाकर शादी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा होगी। शादी से 2 महीने पहले डीएम को बताना जरूरी होगा। तो अब अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी और अब ये जल्द ही कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है। और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से 2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। साथ ही एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के परिजन कहीं पर भी जो दोषी है उसके खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, यह भी एक व्यवस्था दी गई है। और यह प्रयास किया गया है कि जो संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है या जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके, स्थान का पता गलत बता करके इस प्रकार का कुचक्र करते हैं, उस पर रोक लग सकेगी। और उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो समस्याएं अब तक आती रही उस पर लव जिहाद कानून को लेके क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ संशोधन भी होने हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, लव जिहाद पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय दिया है और प्रस्ताव को अभी कैबिनेट ने पास किया है और अभी कैबिनेट ने इसको पास किया है। आगे ब्रीफिंग हमारे अन्य मंत्रीगण करेंगे। निश्चित रूप में किसी को कूटरचित तरीके से जबरदस्ती बहलाकर, गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये नहीं होना चाहिए। लव जिहाद के बिल का मूल मंतव्य यही है और माननीय मंत्रिमंडल ने इसको पास किया है। पास हो गया सर? अभी इसकी ब्रीफिंग हो रही है। सर क्या चला है हम लोग की, मतलब पास हो गया है, नहीं हुआ है सर कैबिनेट से? या सिर्फ विचार हुआ है या पास हो गया, मंजूरी मिल गई? और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, जिस कानून को लेकर यूपी सरकार हमेशा से उनका ये था कि जल्द से जल्द लव जिहाद पर कानून बनाया जाए, अब वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अध्यादेश की शक्ल उसने ले ली है, इस पर मुहर लग गई है, बस कानून बनने का इंतजार। हमने तमाम नेताओं को सुना, अब यही कहा जा सकता है कि बहुत सख्त कानून इस पर आने की तैयारी।
बिल्कुल नीलू, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को लेकर के बेहद गंभीर थे। आज इसको लेकर जब 1.5 घंटे की कैबिनेट बैठक हुई है, इसके बाद इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई है, मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा 7 बिंदु ऐसे हैं जिसको इस पूरे अध्यादेश में इस पर फोकस किया गया, यानी कि 7 बिंदुओं को शामिल करने के बाद ही आप सारे प्रावधान या कड़े कानून देखेंगे, जिसमें करपटपूर्ण रीति से नाम छुपाकर शादी करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना। कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर लड़की को जबरदस्ती प्रेशर बना करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के प्रयोजन के लिए के तहत जो विवाह किया जाएगा उसको शून्य माना जाएगा, यानी कि वो शादी कहीं से भी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा पीड़ित के साथ न्याय, यानी कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, 2 साल से 10 साल तक की जो सजा की बात की जा रही है, इसको इसमें शामिल किया गया है। वृहद दंड का प्रावधान, यानी कि जो कानूनी दाव पेच होंगे इसमें इस कदर पेचीदा होंगे जिसमें जो मुजरिम होंगे या जो इस तरीके के लोग होंगे उनको जल्दी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह भी मेंशन की गई है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो संगठन हैं, बहुत लोग ऐसे भी आपने सुने होंगे कि वो समझा बुझा के पूरे गांव का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। वो तो ऐसे जो भी संगठन है इनका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा, यानी कि ऐसे भी लोगों पर लगाम लगाई जाएगी जो घर घर जाकर के लोगों को समझाते बुझाते और ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो, इतने पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे संगठनों पर भी लगाम लगाया जाएगा। तो 7 बिंदुओं को शामिल करके आज एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है और एक कड़े कानून की तैयारी आज कैबिनेट के जरिए जो मंजूरी देने के बाद जो अनामिका, यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला, आप जल्दी से ये भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगर जिस तरह से इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, कानून बनने में और कितना वक्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह से तैयारी बिल्कुल उनकी है कि जल्द से जल्द इस पर कानून बना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है, इसके बाद से विधानसभा में इस कानून को पास किया जाएगा और बहुत जल्द, मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में ही अगला जो शीतकालीन सत्र होगा या दिसंबर में कह सकते हैं हम, 15 दिसंबर के बाद ऐसी बातचीत चल रही है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब ये विधानसभा में पास किया जाएगा, इसके बाद जो कानून की शक्ल में जो प्रावधान सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बहुत बदलाव की गुंजाइश तो दिखाई देती नहीं है। यहाँ पर गृह विभाग ने 1.5 महीने इस पर मेहनत की है, विधि जो न्याय विभाग है वहां पर भी मेहनत की गई है। इसमें अलग अलग स्टेट्स के जो रिपोर्ट्स है, जो डेटा है, उसको भी देखा गया है, उसका मंथन किया गया है। यूपी के जो पुराने कुछ केसेस आए हैं उस पर भी मंथन किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, विधानसभा सत्र में से पास कराया जाएगा, फिर इसके बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा और फिर जैसे ही राज्यपाल इस कानून पर, इस अध्यादेश पर दस्तखत करते हैं, ये कानून में तब्दील हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से धर्म परिवर्तन करना अब उत्तर प्रदेश में गुनाह होगा, इसको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। लव जिहाद को लेकर धर्म परिवर्तन और छिपाकर शादी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा होगी, यानी कुछ 7 बिंदु हैं जिस पर खास तौर पर इसमें कानून बनाने की तैयारी है कि किस किस तरह से इस कानून का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आने तक हम सभी को सतर्क रहना होगा। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन के स्टोरों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कुछ और सुझाव हैं तो साझा करें। बैठक के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद तो लोगों में लापरवाही बढ़ गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। लोगों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा, हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए जिसमें ये कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी।
और कोरोना के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है और नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें नोएडा में आने की इजाजत होगी। पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है, लेकिन बॉर्डर पर लापरवाही देखी जा रही है। आज यहां पर चेकिंग टीम भी नहीं दिखाई दी, ना ही किसी तरह की कोई चेकिंग की जा रही थी, जिससे लोग बेधड़क दिल्ली से नोएडा आते दिखाई दिए। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, यानी कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आदेश दिए थे कि दिल्ली से नोएडा आने वालों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, यानी कि कोविड के जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे थे, नोएडा में केसों की रफ्तार को धीमी किया जा सके, इसके चलते यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी सुबह के 10:30 का लगभग का समय है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। पुलिस वाले हालांकि ज़रूर बैठे हुए हैं डीएनडी पर, लेकिन वो आराम से बैठे हुए हैं, किसी तरीके की चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। कल हालांकि 2 घंटे के लिए डीएनडी पर डॉक्टर्स की टीम ज़रूर तैनात की गई थी, जो एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, रैपिड टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन आज वो टीम भी यहाँ से नदारद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर प्रशासन के जो डीएम ने जो आदेश दिए थे, उनकी धज्जियाँ इस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। आप ये खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कि गाड़ियाँ जो हैं वो आसानी से नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रही हैं। किसी भी आदमी का कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जब 2 दिन टेस्ट किए गए तभी कोविड के जो मरीज़ थे, या इसलिए टेस्ट किया जा रहा था कि कोई भी कोविड का मरीज़ दिल्ली से नोएडा ना आ सके, और अगर किसी को ऐसा है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जा सके। तो क्या सिर्फ ये जो मुहिम थी सिर्फ 2 दिनों के लिए थी? कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में आई वैक्सीन की पहली लॉट लखनऊ के सभी अस्पतालों में आ जाएगी। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में कोल्ड चेन मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर से लौटने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एनसीआर में सेकेंड वेव आ चुकी है। अभी हमारे यहाँ लखनऊ में सेकेंड वेव अभी नहीं दिखाई दी है, लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली एनसीआर से हमारे यहाँ आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, निकल रहे हैं। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं कि ये फैले ना और हमारे यहाँ सेकेंड वेव ना आए। उसके लिए हम गवर्नमेंट के सारे जितने नियम कायदे कानून हैं सब फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग सब हम फॉलो कर रहे हैं और करवा रही है। गाइडलाइन के तहत हमारी गवर्नमेंट करवा रही है इन सब चीजों को। मैम, कोल्ड चेन भी मेंटेन रखने के लिए आपको कहा गया है, वो क्या डिटेल है? कोल्ड चेन के लिए अभी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए अलग से कोल्ड चेन, जो वैक्सीन हमारे यहाँ आएगी उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है कि कोल्ड चेन उसका मेंटेन हो सके। क्योंकि वैसे तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी होता है, वो कोल्ड चेन है। लेकिन जो वैक्सीन आएगी उसके लिए अलग से कोल्ड चेन हमारे यहाँ बनाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों को ही इस्तेमाल पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगाई जाएगी। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, एलटीज हैं हमारे, जो बिल्कुल सामने रहते हैं, या हम लोग हैं जो पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, पहले उन लोगों को ही लगाई जाएगी। बहुत हिम्मत और जज्बे का पूरा काम और पहले वेव में तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। हम तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड वेव की अगर आमद होती है राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तो तमाम स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर से कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उभरेंगे, साथ ही कोरोना को मात देंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सूबे में एक बार फिर से आईएएस वर्सेस आईपीएस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल गृह विभाग ने लखनऊ और नोएडा के डीएम से प्रस्ताव मांगा, जिसमें धारा 133 और 145 के अधिकारों को डीएम को दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 नए कमिश्नरेट का गठन किया गया, लेकिन अब इनके अधिकारों पर कटौती के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल गृह विभाग ने लखनऊ और नोएडा के डीएम से एक प्रस्ताव मांगा है। गृह विभाग ने नोएडा और लखनऊ के डीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें पुलिस कमिश्नर को मिली धारा 133 और 145 के अधिकारों को डीएम को देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश के पूर्व आला अधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं।
पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर को ज्यादा अधिकार जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम आने से अपराध कम हुआ है। अधिकार कम करने से अपराध नियंत्रण में मुश्किल होगी। दिल्ली, मुंबई कमिश्नर के मुकाबले यूपी कमिश्नर के पास आधे अधिकार हैं। कि ये सब अधिकार पुलिस आयुक्त के पास रहने चाहिए, क्योंकि अगर विलंब से कार्रवाई होगी, मैं आपके पास क्योंकि समय की कमी है आंकड़े नहीं पेश करूंगा जी, लेकिन जितना विलंब इन प्रकरणों में होता है उससे कानून व्यवस्था को प्रभावित होती है। इसका सीधा प्रभाव लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन पावर्स का रहना नितांत आवश्यक है। इस प्रस्ताव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आईएएस वर्सेस आईपीएस का मुद्दा उछाल दिया है। लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली में एक ई रिक्शा ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसके ई रिक्शे से 3 लोगों को टक्कर लग गई, जिसके बाद तीनों ने उसे मार डाला। बरेली में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ई रिक्शा चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि राह चलते 2 लोगों से उसका रिक्शा टकरा गया था, जिसके बाद भी सड़क पर दबंग रिक्शा चालक फजरुद्दीन को लात घूंसों से तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फजरुद्दीन की मौत के बाद उसका परिवार बिखर गया है। फजरुद्दीन के अलावा अब उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं उसके बच्चे की देखभाल कर सके। तो लाया था, चप्पलें बाजार में लेके आया था गोंदा, तो ये गाड़ी उनके टच हो गई थी। उनने 3-4 लोग बुला के डांस से मार डाला हमारे भैया को। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि रिक्शा चालक को पीट कर मारने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा चला रहे थे, उसी दौरान वो जो ई रिक्शा है वो 2 लोगों के जो पैर पे लगा और इस दौरान दोनों में झड़प हुई और जो जिसके पैर पे ई रिक्शा की टक्कर लगी उनके द्वारा जो ई रिक्शा चालक है उसकी पिटाई कर दी गई। जो ई रिक्शा चालक है उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड।